एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। सबसे पहले आपको बताएं कि आज के शो में क्या खास है। हम आपको दिखाने वाले हैं स्पोर्ट्स बाइक KTM RC390 की टेस्ट ड्राइव। भारत में लॉन्च हो रही है इटालियन बाइक बाडेली। अगर रास्ते में गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या करें? कॉम्पैक्ट सेडान कारों में कौन सी है बेहतर, टाटा जेस्ट या स्विफ्ट डिजायर? बताएंगे हमारे कार गुरु टूटू धवन। दिस इज ट्राइड टेस्टेड, फ्यूल एवरेज बहुत बढ़िया है, पैन इंडिया उसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज मिनिमल एंड द बेस्ट, एंड ऑफ कोर्स द रेजिडुअल वैल्यू इज द मैक्सिमम। शो की शुरुआत करेंगे एक ऐसी बाइक से जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा है उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है इसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ KTM की। 2 साल पहले लॉन्च हुई KTM ड्यूक आज इंडियन मार्केट्स में धूम मचा रही है और अब कंपनी इसका स्पोर्ट्स वर्जन RC लेकर आ गई है। और इस बाइक की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इसे आज ऑर्डर करते हैं तो आपको ये 3 महीने बाद ही मिलने वाली है। तो क्या खास है इस बाइक में, आइए देखते हैं। रफ्तार के दीवानों की पहली पसंद होती है रेसिंग ट्रैक पर दौड़ने वाली बाइक। इसके लिए भारत में आ चुकी है KTM की स्पोर्ट्स बाइक। जी हाँ, RC200 और RC390। ये दोनों बाइक रेसिंग कंपटीशन के DNA पर बनी है। इसी वजह से इन बाइक्स के नाम RC से शुरू होते हैं। इन बाइक्स में KTM की जो फिलॉसफी है, रेडी टू रेस, वो मौजूद है और इन्हें बनाया भी गया है उनके लिए जिन्हें स्पीड पसंद है। KTM RC200 और RC390 के लुक और स्टाइल में कोई फर्क नहीं है। इनमें लगे बैज को छोड़ दिया जाए तो ये पहचानना मुश्किल है कि ये कौन सी बाइक है। जितना फर्क ड्यूक 390 और RC390 में है उतना ही फर्क ड्यूक 200 और RC200 में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोनों मोटरसाइकिल देखने में बिल्कुल बराबर हैं, तो RC390 और RC200 में फ़र्क कैसे पता किया जाए? अभी तो ये काम आसान है क्योंकि दोनों में एक ही कलर आया है। अगर साइड की फेयरिंग सफ़ेद है तो वो 390 है, साइड की फेयरिंग काली है तो 200 है। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क विजुअली ये है, अगर आप बाइक को पीछे से देखें तो अंडर ट्रे जो है, अगर आपको ब्लैक दिखती है तो वो 390 है और वाइट दिखती है तो वो 200 है। भारत में KTM ड्यूक पहले से मौजूद है और RC इसी का स्पोर्ट्स वर्जन है। ड्यूक के मुकाबले इसकी लुक और स्टाइल बिल्कुल अलग है। फ्रंट फेसिंग को एरोडायनामिक बनाने के लिए फेयरिंग के डिजाइन को कटिंग एज थीम पर बनाया गया है, जिससे राइड के दौरान रफ्तार में भी स्टेबिलिटी बनी रहती है और टर्निंग के वक्त भी स्मूथ हैंडलिंग मिलती है। कार की तरह डिजिटल स्पीडोमीटर लगाया गया है जो फ्यूल कितना है, किस गियर में बाइक चल रही है, यानी जो भी ड्राइविंग के दौरान इंफॉर्मेशन चाहिए सब आपको डिस्प्ले पर देता है। KTM की स्पोर्ट बाइक रेंज को अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ अब तक एक मोटरसाइकिल रही है RC8, जो उनकी बड़ी मोटरसाइकिल है। लेकिन उसकी स्टाइलिंग और इसकी स्टाइलिंग में काफ़ी अंतर है। इसमें काफ़ी नए आइडिया हैं जो मेरे हिसाब से बाकी KTM में आपको बाद में देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसकी अगर आप फेयरिंग को देखें तो अंदर इसमें काला प्लास्टिक और बाहर क्लियर प्लास्टिक है। काला प्लास्टिक आपको दूर से एक पैनी मोटरसाइकिल का इंप्रेशन देता है, लेकिन बाहर से ये जो प्लास्टिक है उससे काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है जो आपको हवा से ज़्यादा बचाता है। ये बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे हिसाब से KTM ये आइडिया और भी जगह इस्तेमाल करेगा। इसके साइड में अगर फेयरिंग को देखें तो ये 2 पैनल की फेयरिंग है, काफ़ी सिंपल फेयरिंग है। मेरे हिसाब से अगर ये बाइक गिर गई तो इसमें ज़्यादा डैमेज नहीं होने वाला है। लेकिन इस फेयरिंग के बारे में जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये इसका एग्जॉस्ट बहुत नीटली इंटीग्रेट किया है और KTM ने हमें आश्वासन दिया है कि ये जो प्लास्टिक यहाँ है जो गर्म वाले पार्ट के पास में है वो सफ़ेद ही रहेगा, वो बाद में पीला नहीं पड़ेगा। ड्यूक 390 और RC390 में जो अंतर है उसमें से दिखने वाला अंतर सिर्फ यहाँ है सब फ्रेम में। अगर आप देखें साथ में ये मेरी ड्यूक 390 खड़ी है, इसका ये वाला जो मेंबर आता है यहाँ से जो ये सब फ्रेम चालू होता है जिस पे आपके बैठने की जगह है और आपके पिलियन के बैठने की जगह है, ये फ्रेम काफ़ी ऊपर की तरफ जाता है और काफ़ी पैना है, वो वाला फ्रेम काफ़ी नीचा है। इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप उस पर किसी को बिठाएंगे तो बाइक पे चढ़ने पे थोड़ी आसानी होगी, लेकिन ये स्पोर्ट्स बाइक है, इस पे ज़्यादातर आप अकेले ही चलाएंगे, इसलिए इस सीट की अहमियत कम है। KTM ड्यूक और KTM RC के इंजन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस में काफी अंतर है। RC390 में 375 सीसी का इंजन है जो 44 HP का पावर जनरेट करता है, जबकि KTM RC200 में 200 सीसी का इंजन है जो 25 हार्स पावर जनरेट करता है। ये इंजन इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पर काम करते हैं जो बॉश कंपनी के हैं। इसके साथ ही दोनों ही बाइक्स में 6 स्पीड गियर दिए गए हैं, जिससे सिटी हो या फिर रेसिंग ट्रैक दोनों जगह स्मूथली चलाया जा सकता है।
अब रहा सवाल RC200 चलाने में कैसी है। वेल, मेरे हिसाब से अगर आप रोड पर चलाएं RC200 और RC390 में काफ़ी अंतर है, और मेरे हिसाब से RC200 में एक खास मिठास है जो कि RC390 में नहीं है। इसका इंजन जिस तरह पावर बनाता है, इसकी जो रिफाइनमेंट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और रोड पर मेरे हिसाब से बैठते ही इस बाइक पे आपको काफ़ी भरोसा आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रैक पर आते हैं तो ये इक्वेशन जो है ये बदल जाता है, क्योंकि RC390 का इंजन जब पहली बार खुलकर आपसे बात करता है तो आपको लगता है कि RC200 चलाए ही क्यों, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि ये 25 bhp बनाती है, वो 44 bhp बनाती है, वेट में खास फ़र्क नहीं है, शैसी के साइज़ में खास फ़र्क नहीं है। तो जब आप ट्रैक पे चलाएंगे तो RC390 का कोई जवाब नहीं है। RC200 चलाने में बुरी नहीं है, मेरी बात गलत मत समझिए, अच्छी मोटरसाइकिल है, लेकिन एक बार आप वो चला लेंगे तो फिर आपको लगेगा कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन रोड पर इसका मतलब है, और मेरे हिसाब से इन दोनों में से मैं अगर चलाने के लिए एक बाइक चूज़ करूं तो रोड पर चलाने के लिए मैं शायद इसे ही चूज़ करूंगा। ट्रैक पर ग्रिप बेहतर हो इसके लिए 110 मिलीमीटर चौड़ा फ्रंट टायर और 150 मिलीमीटर चौड़ा टायर रियर में दिया गया है। रेसिंग ट्रैक पर बेहतर परफॉर्मेंस के साथ टर्निंग के दौरान कम रेडियस में बाइक टर्न हो जाए, इसके लिए कंपनी ने इसके व्हील बेस को कम किया है, और व्हील बेस कम करने के लिए कंपनी के डिजाइनरों ने इसके फ्रंट शॉकर को पीछे की तरफ मोड़ा है। इससे बाइक की हाइट भी बढ़ जाती है। ड्यूक 390 और RC390 कहने में तो काफ़ी सिमिलर मोटरसाइकिल्स हैं, लेकिन फील में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। कुछ फील ऑब्वियस है, जैसे कि इसका हैंडल बार जो है ये क्लिप ऑन तो नहीं है, लेकिन क्लिप ऑन जैसा देखने में है, लेकिन ये नीचे है। ये आप थोड़ा सा आगे झुक के बैठेंगे इस मोटरसाइकिल पर, क्या इससे आपको दिक्कत होगी? अगर आप शहर में धीरे ट्रैफिक में चलाएंगे तो शायद थोड़ी बहुत, लेकिन ये इतना भी एक्सट्रीम नहीं है। मेरे हिसाब से यामाहा के R15 का मसला लें तो वो शायद इससे ज़्यादा थोड़ा कमिटेड है। ये एक फ़र्क है। इसका मोटरसाइकिल थोड़ी ऊंची है, इसके लिए ये जो पैर है ये इतना नहीं मुड़ा हुआ है। ये मेरे हिसाब से कंफर्ट में थोड़ा सा ड्यूक से बेहतर है इस मामले में। लेकिन ओवरऑल जो फील इसका है वो ये है कि आगे क्या हो रहा है टायर पे, पीछे के टायर पे क्या हो रहा है, ये सेंसेशन आपके पास बहुत अच्छी तरह से आता है, जो कि ड्यूक में इससे थोड़ा कम है। मज़े की बात यह है कि अगर आप ड्यूक का फील देखें तो बाकी मोटरसाइकिल से कहीं ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद जब आप ड्यूक चलाते हैं तो पहली बार आपको लगता है कि मोटरसाइकिल मुझे ठीक बता नहीं रही है क्या हो रहा है। ये बिल्कुल खास फ़र्क है जो दोनों में है, और ये खास फ़र्क जो है मेरे हिसाब से डिसाइड करता है कि आप ड्यूक खरीदेंगे या RC खरीदेंगे। इसकी सीट इस तरह से डिजाइन की गई है कि ये देखने में जरूर लगता है कि ये सिंगल सीटर बाइक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर पिलियन राइडर भी बैठ सकता है। KTM RC200 की मुंबई में एक शोरूम कीमत है 1,64,000 रुपए, जबकि RC390 की कीमत है 2,10,000 रुपए। उम्मीद से ज्यादा बुकिंग होने की वजह से कंपनी का कहना है कि इस पर 3 महीने की वेटिंग चल रही है। अगर आप डायरेक्ट कंपटीशन की बात करें इस मोटरसाइकिल के साथ, RC200 के साथ क्या कम्पीट करता है और RC390 के साथ क्या कम्पीट करता है, तो आपको समझ में आएगा कि कंपटीशन कुछ ज़्यादा नहीं है। 200 का तो फिर भी थोड़ा बहुत है, CBR 250 वगैरह इसी कीमत के आसपास हैं, लेकिन इसका तो अभी तक कोई जवाब नहीं है मार्केट में। मेरे हिसाब से KTM के लिए सबसे फ़ायदे की बात है कि मेरे हिसाब से अगले 6 महीने में भी कुछ खास आने वाला नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि RC200 ली जाए, RC390 ली जाए, या ड्यूक 200 या ड्यूक 390 ली जाए। मेरे हिसाब से ये एक बहुत पर्सनल सवाल है, ये सवाल आपको खुद जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ड्यूक 390, ड्यूक 200 काफ़ी लोगों के लिए काम करेंगी, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक थोड़ी स्पेसिफिक होती हैं, उनका जो रोल है, उनका जो नेचर है वो थोड़ा स्पेसिफिक होता है, और ये शायद हर एक बंदे को पसंद नहीं आए। तो अगर ये आपके टेस्ट का है तो गाड़ी अच्छी है, कीमत अच्छी है, लेकिन अगर ये आपके टेस्ट की नहीं है तो ड्यूक 390 इससे सस्ती है और इससे ज़्यादा काम कर सकती है। चॉइसेस आपके पास हैं, दोनों हैं, एक्चुअली चारों हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक दूसरों से हटकर दिखे तो इसके लिए कंपनी ने अलग से कस्टमाइजेशन के लिए एक्सेसरीज भी दी हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने होंगे। तो इतनी कम कीमत में 390 सीसी की स्पोर्ट्स बाइक, इसके लिए 3 महीने का इंतजार तो किया ही जा सकता है। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे इस KTM को कौन सी इटालियन बाइक टक्कर देने के लिए भारतीय बाजार में आ रही है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव। स्पोर्ट्स बाइक चाहने वालों के लिए एक और खुशखबरी, इटालियन बाइक बेनेली अब इंडिया में लॉन्च होने जा रही है, और साथ ही मर्सिडीज GLA अब मोर पावरफुल, मोर क्लासी वर्जन AMG के साथ 27 अक्टूबर को लॉन्च हो रही है।
छोटी कार में स्पोर्ट्स कार की तरह पावर चाहने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मर्सिडीज अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी GLA का AMG वेरिएंट 27 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने 30 सितंबर को ही GLA का 2 व्हील ड्राइव लॉन्च किया था और इस कार के चाहने वाले इतने थे कि लॉन्च के पहले ही GLA की 600 बुकिंग हो चुकी थी। 2 व्हील वाली GLA और AMG वाली GLA के लुक में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर है इसके परफॉर्मेंस में, क्योंकि GLA 4MATIC में पावर डबल है। 2 लीटर का पेट्रोल इंजन होने के बावजूद B45 AMG वाली GLA में 355 bhp का पावर मिलता है और ये इंजन 7 स्पीड गियर सिस्टम पर काम करता है। कंपनी का कहना है कि ये छोटी SUV जरूर है, लेकिन 100 किलोमीटर की रफ्तार ये 4.8 सेकंड में छू लेती है। लेकिन इतनी रफ्तार के लिए आपको खर्च भी उसी लिहाज से करना होगा। माना जा रहा है कि GLA 45 AMG की कीमत 70 से 75 लाख रुपए के बीच होगी। KTM, हार्ले डेविडसन और डुकाटी जैसी बाइक्स को टक्कर देने के लिए इटली की दोपहिया कंपनी बनेली भारत में आने की कोशिश कर रही है। भारत में लग्जरी बाइक्स के खूब मौके हैं और इसी को सभी कंपनियां भुनाना चाहती है। बनेली DSK मोटो व्हील के साथ मिलकर देश में बाइक्स को लॉन्च करेगी। और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि कंपनी सबसे पहले वो एंट्री लेवल की नेकेड बाइक BN302 लॉन्च कर सकती है, क्योंकि इस सेगमेंट का मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है। हमारी कार की सर्विस सेंटर का नंबर तो हमारी फोन बुक में जरूर रहता है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाएं और कार ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या करें? हम आपको बता रहे हैं कार केयर सेगमेंट में। आज हम आपको बताएंगे कि बीच रास्ते में अगर हमारी गाड़ी बंद हो जाती है तो हमें क्या करना है। इसमें घबराने की, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि गाड़ी के हज़ार्ड लाइट्स आपको ऑन करनी है। लेफ्ट सिग्नल देके आप गाड़ी को लेफ्ट साइड ले जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गाड़ी के साथ साथ आपको पहले अपनी और आपके साथ जो सफ़र कर रहे हैं इनकी सुरक्षा का आपको पहले ध्यान देना है। इसके बाद आपको पहला जो काम करना है, आपकी गाड़ी में एक सेफ्टी ट्रायंगल दिया हुआ होता है, जिसको आपको निकालना है, फिट करना है और कम से कम 15 फीट दूरी पर रखना है, जिससे पीछे से आने वाली गाड़ी को यह पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हुई है, जिससे कि ट्रैफिक और एक्सीडेंट का खतरा बिल्कुल अवॉइड हो जाता है। ट्रायंगल फिट करने के बाद आपको दूसरा जो काम करना है, हर कंपनी का अपना एक इमरजेंसी टोल फ्री नंबर होता है। इस नंबर पे आपको कॉल करना है। यह नंबर आपके सर्विस बुक और विंडस्क्रीन पर दिए हुए हैं, जिस पे फ़ोन करके आपको मदद लेनी है। टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करने के बाद आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि गाड़ी नंबर, चेसिस नंबर और किस जगह आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हुई है। आपको ये तीनों चीज़ें उनको बतानी है, जिससे कि आपको तुरंत हेल्प मिल सके। इसके बाद अगर आपके मन में सवाल उठा है कि हमारी गाड़ी अगर शहर के बाहर या कहीं और स्टेट में बंद हो जाए तो हमें क्या करना है, तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो टोल फ्री नंबर होता है ये पूरे इंडिया के लिए एक ही होता है और हर जगह ये काम करता है। इस टोल फ्री नंबर से जहाँ भी आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हुई हो, वहाँ के नज़दीकी सर्विस सेंटर से आपको तुरंत हेल्प मिल जाती है, चाहे वो दिन हो या रात हो। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें और अपने सफर को हमेशा सुहाना बनाएं। चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मशहूर कार एक्सपर्ट टूटू धवन आपकी मदद करेंगे आपकी मनपसंद सवारी चुनने में। टूटू देंगे आपके सवालों के जवाब, जो आप हमें आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक। अब वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल करण अग्निहोत्री का है। इन्हें
अपाची RTR 180 ABS ही लेनी है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कौन सा वर्जन लें, पुराना या फिर नया। इनको दोनों ही पसंद है। उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं। ABS हमारे अपने हिसाब से इज अ साइलेंट सेवियर, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगता कि आपकी कोई ऐसी हरकत हो चुकी है जो कि इट कैन बिकम डेंजरस मैनूवर, तो वो ABS से करेक्ट हो जाती है अपने आप। और प्राइस ABS वाली की 86,000 की है विद 17.3 BHP इंजन और 45 से 50 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। और नॉन ABS वाली 75,000 की है, जिसके साथ फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क मिलेंगी। बट मैं फिर भी आपको यही अर्ज करूँगा कि यू मस्ट कंसिडर बाइंग द ABS बाइक, बिकॉज दिस इज़ वेरी सेफ एंड ऑफ कोर्स कीप ऑल दी सेफ्टी फीचर्स इन माइंड यूजिंग अ हेलमेट एंड अदर शूज एंड थिंग्स। अगला सवाल नीतीश जोशी का है। इन्हें सब 4 मीटर सेडान लेनी है, डीजल वेरिएंट चाहते हैं ये। टाटा जेस्ट और मारुति स्विफ्ट डिजायर में से कौन सी लें, ये जानना चाहते हैं। ये ज्यादातर सिटी ड्राइविंग करते हैं, कभी कभी हाईवे ड्राइव होती है। नीतीश जी, इस सेगमेंट के अंदर तो अभी द हॉटेस्ट सेलिंग कार इज डिजायर एंड आई डोंट सी एनी रीज़न कि आप उससे डिविएट कीजिए, बिकॉज दिस इज ट्राइड टेस्टेड, फ्यूल एवरेज बहुत बढ़िया है, पैन इंडिया उसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ मिनिमल एंड द बेस्ट एंड ऑफ कोर्स द रेजिड्यूल वैल्यू इज़ द मैक्सिमम। तो मैं तो आपको यही बताऊंगा कि 1.3 लीटर इंजन के साथ 75 BHP जो निकालती है डीजल इंजन के साथ, वो 22 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का दावा देती है कंपनी। और प्राइस शुरू होती है 6.25 से और जाती है 7.61 तक। एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कॉम्पैक्ट सेडान, उसका बूट स्पेस इज 316 liters, which is a lot of space. So Nitish, I hope that helps you choose your car. अगला सवाल लेते हैं टूटू जी। अभिषेक अरोड़ा का है। 50,000 के बजट में इन्हें एक स्कूटरेट लेनी है, बेस्ट इन क्लास माइलेज चाहिए और लो मेंटेनेंस चाहिए। कंफ्यूज हैं एक्टिवा, जुपिटर और मेस्ट्रो में। अभिषेक जी, हम तो आपको होंडा एक्टिवा ही बताएंगे, बिकॉज ये इस सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ी लीडर रही है और अभी भी है। और होंडा एक्टिवा अब कई सारे मॉडल भी निकाल लिए हैं, जिसके साथ अब 125cc भी आ गया है एंड एक नया मॉडल भी आ गया है एक्टिवा आई, जो इट इज़ अ स्लिमर स्कूटी एंड लिटिल मोर स्मार्ट। हालांकि बाकी सारे पैरामीटर्स सेम हैं। 110cc के साथ 8 BHP निकालता है, फ्यूल एवरेज आपको 60 किलोमीटर की देता है और आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया है। 47,000 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट है and of course the residual value of Honda products is the maximum. Tutu ji, next question is from a sports bike lover. Paras Dhingra wants to buy a sports bike. Budget है 1.2 lakhs का। 2015 की शुरुआत में ये बाइक लेना चाहते हैं और इनकी फर्स्ट चॉइस CBR 150R है। बट ये भी समझना चाहते हैं यामाहा की R15 और बजाज 200 NS में कौन सी बेटर चॉइस होगी। पारस जी, आप बिल्कुल कंफ्यूजन अपना दूर करिए। जो आपकी पहली चॉइस है आई थिंक इज़ द बेस्ट चॉइस, नॉट ओनली बिकॉज वो बाइक बहुत खूबसूरत है, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। इंजन की उसके स्मूथ रनिंग है, वेदर इट इज़ ऑन हाई रेव्स और लो रेव्स दोनों के अंदर। होंडा इज़ नोन फॉर अ वेरी वेरी स्मूथ इंजन एंड साथ साथ इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन भी है और फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी दे देती है, 40 to 45 किलोमीटर निकाल देती है। बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं इसके अंदर। वाइड टायर ट्यूब्स हैं with tires and with tubeless, they are not with tubes, with they are tubeless tires and the bike itself is very smart। आगे से आगे और पीछे दोनों में डिस्क मिलती है and 1.20 lakhs की उसकी कॉस्ट है, which is fits into your budget just like a T। 150cc के साथ 17.5 BHP निकालती है। ये तो थे आपके सवालों से जुड़े जवाब। इसी तरह ऑटो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। अगले हफ्ते दिवाली है। दिवाली की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। टाइम फॉर अस टू से बाय बाय, ड्राइव सेफ एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज।